आप सभी श्रोताओं का आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं दीपक तिवारी का, ये भागलपुर से लिखते हैं। इनका एक सीएस प्लॉट है जो बाद में आरएस प्लॉट 2 प्लॉट में बट गया, जिसमें से एक प्लॉट इनके पूर्वज का है और एक अनावाद बिहार सरकार हो गया। ये प्लॉट 1940 में रजिस्टर्ड डीड से खरीदा गया था, लेकिन उसमें प्लॉट नंबर कुछ गलत हो गया था, तो बाद में मरम्मत का एक डीड 1969 में रजिस्टर्ड डीड बना, जिसमें इसको बोलते हैं डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। और इनके पास जमींदार का दिया हुआ रसीद भी है और सरकार का रसीद भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है। और जो भी इन्होंने प्रश्न किया था, चूँकि इनसे फ़ोन पर बातचीत हो गई है और फ़ोन पर इनको सारी बात से जानकारी हमने दे दिया है, तो आज विशेष और जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक इन्होंने सर्कुलर भेजा था बिहार सरकार का, तो उस सर्कुलर बिहार सरकार का अभी आपके केस में दीपक जी उस सर्कुलर का कोई महत्व नहीं है, उसको रखे रहिए, वो दूसरे संबंध में है। वो सर्कुलर आपके ऊपर लागू नहीं होता है, चूँकि रजिस्टर्ड सेल डीड आपका है। आपने 1940 का जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसका फोटोकॉपी भी भेजा, मरम्मत का डीड है उसका भी फोटोकॉपी भेजा, रसीद का फोटोकॉपी आप नहीं भेजे क्योंकि आप नहीं पहचानते थे, लेकिन आप पूछने पर बताए थे कि रसीद भी कट रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ज़मीन आपका है, घबराने की बात नहीं है, आप उस पर कब्जा अपना बरकरार रहिए। अगर अनावाद बिहार सरकार हो गया है, रिविजनल सर्वे में एक प्लॉट गलती से, जबकि दोनों प्लॉट अभी भी मिला हुआ है और दोनों प्लॉट मिल करके दोनों के मिले हुए भूभाग पर आपका मकान बना हुआ है, और जो ओपन लैंड है वो मकान से अटैच है, मिला हुआ है, जिसमें साग सब्जी लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा प्लॉट एक ही माना जाएगा, और जो सर्वे का नक्शा आपने दिया है वो नक्शा रिविजनल सर्वे से पता चलता है कि 2 प्लॉट हो गया है। अब ये नहीं जानकारी दे सके हैं आप कि वो रिविजनल सर्वे कब हुआ और वो फाइनली पब्लिश खतियान बना कि नहीं बना। आपने एक प्रतिवेदन लगाया है जो कर्मचारी का लिखा हुआ है। अब वो प्रतिवेदन का उतना कोई महत्व नहीं है। अगर सर्वे खतियान वहाँ फाइनल हो गया हो और आपको आगे कोई आशंका हो, तो वो खतियान के एंट्री को गलत डिक्लेयर कराने के लिए एक टाइटल का मुकदमा आपको करना पड़ेगा, अन्यथा कोई मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका रसीद अगर कट रहा है तो पूरे ज़मीन का रसीद कटाइए। अगर एक प्लॉट का जो अनावाद बिहार सरकार हो गया उसका रसीद नहीं काटता है, तो उसी को आधार लेकर के आप आगे कार्रवाई कीजिएगा, म्यूटेशन अपील में जाइएगा, या आपको फिर टाइटल में जाना होगा तो जाइएगा। इसलिए अपना सारा पेपर्स ले करके वहाँ के, आपने तो कहा भी कि सारा पेपर्स वहाँ के स्थानीय अधिवक्ता ने देखा तो कोई समुचित जवाब नहीं दिया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो चूँकि आपका पेपर हमारे पास व्हाट्सएप पर था, आप परेशान थे, इसलिए हम बहुत मुश्किल से उसको पढ़ लिए। व्हाट्सएप पर जो फेंट रहता है उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, और एक एक पेज को पढ़ना, अलग अलग आड़ा तिरछा करके फ़ोटो लिया हुआ था, फिर भी हमने आपको जवाब दे दिया। तो अभी आपको जो प्रॉब्लम है वो हमारे समझ में ये है कि आपको डर है कि एक प्लॉट जो अनावाद बिहार सरकार हो गया है उस पर बिहार सरकार किसी को बंदोबस्त कर देगी तो क्या होगा। अगर किसी को बिहार सरकार बंदोबस्त करेगी तो बंदोबस्ती करने के समय आम सूचना निर्गत की जाती है। अगर आपको सूचना से पता चले या किसी प्रकार से पता चले तो आप आपत्ति दे सकते हैं कि मेरा ये रेती ज़मीन है, और उस आपत्ति में अपना दोनों डीड का हवाला दे सकते हैं, और रसीद कट रहा है और कब्जा कट रहा है उसका हवाला दे सकते हैं। अगर आपके आपत्ति के बावजूद भी बंदोबस्ती हो जाती है तो उस बंदोबस्ती को रद्द कराने के लिए आप कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। अगर कलेक्टर ने आपके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं किया तो उसके बाद आप हाई कोर्ट आ सकते हैं या टाइटल सूट में जा सकते हैं, या टाइटल सूट फाइल करके सरकार पर इंजंक्शन लगा सकते हैं। ये सारा ऑप्शन है, आपका चीज़ पक्का है और डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक समय पर अच्छे वकील से राय लेकर के और कागज़ बना करके आपको केस करना हो, या तो लोअर कोर्ट का केस करना हो तो वहाँ के वकील के पास जाइए। अगर हाई कोर्ट में केस करना होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ सकते हैं। हाई कोर्ट का जो मैटर करना होगा वो रीट का मैटर होगा। जब अगर आपका नहीं सुनवाई होगा कलेक्टर के यहाँ, बंदोबस्ती अगर कर देता है
रोक नहीं लगाता है या बंदोबस्ती को कैंसिल नहीं करता है, तब वो प्रक्रिया होगी। या अगर आपका रसीद काटने से मना कर देता है, तब आप वैसी स्थिति में हाई कोर्ट में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुरेश कुमार का, पूर्वी चंपारण से। आपने कुछ कागजात भेजा है, जो कागजात को मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं सके क्योंकि बहुत फेंट है। और सभी लोग को बार बार हम आग्रह करते हैं कि बहुत ज़्यादा कागजात हो और फेंट हो तो उसका फ़ोटो कॉपी मत भेजिए, और हाथ का लिखा हुआ है तो और भी दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत होती है, और प्रिंट निकालने में मेरा खर्चा भी होता है, समय भी बर्बाद होता है, और हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसका टाइप किया हुआ बढ़िया कॉपी आप या बढ़िया फ़ोटो कॉपी आप बाई कुरियर मेरे पास भेज दीजिए, और नहीं तो फिर आप ले करके आइए मेरे पास, तब आप सही राय दे सकेंगे। या स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके उनसे पढ़वा करके उनसे राय ले लीजिए। अगर उनके राय से आप संतुष्ट नहीं है तो उसी समय उन्हीं के सामने या उन्हीं से बात करा दीजिए, तो हम आसानी से आपका प्रॉब्लम समझ आएंगे। लेकिन आपका 2-3 प्रश्न है। वो पहला प्रश्न है, एक है कि आपने लिखा है कि रजिस्ट्री पर रोक है, उसका जवाब आपको हमने दे दिया है। अगर रजिस्ट्री पर रोक लगा हुआ है, वो किस पत्र से और किस पदाधिकारी के आदेश से रजिस्ट्री पर रोक लगा है, उस पत्र को आप लेके मेरे पास आइए, तो उस रोक को हम हाई कोर्ट से हटा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। वही एक आपके पास रास्ता है। दूसरा आपने लिखा है कि गैर मजरूआ मालिक ज़मीन का पट्टा 1/11/1944 को आपका लिया हुआ है, और उसका रसीद 1951 से लेके 2023 तक कट रहा है, जिस पर फूस का घर है और 75% पर आपका कब्जा है। आपने नापी करने के लिए दिया था, लेकिन अंचल का कर्मचारी या अंचल अमीन या जो भी हो, वो बोलता है कि ये ज़मीन सरकारी है, और खाता नंबर 41 बिहार सरकार का खाता है। ऐसा आपका प्रॉब्लम है। अगर वो आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, नापी का आवेदन को, तो उसका भी अपील हो सकता है। उसके लिए आप ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ जा सकते हैं या हाई कोर्ट में आ सकते हैं, उससे घबराने की बात नहीं। और अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है तो उस व्यक्ति पर आपको केस करना होगा, और साथ साथ सरकार पर भी केस करना होगा। वो जमीन भी आपका पक्का है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि आपके दादा ने 3 लड़कों को रजिस्ट्री कर दिया। आप ये भी सवाल लिखते हैं, बहुत बार बताते हैं आप लोग, रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया का क्या माने? रजिस्ट्री कर दिया माने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लिखा। कौन सा डॉक्यूमेंट? जनरली आम बोलचाल की भाषा में, चूंकि हम लोअर कोर्ट में भी काम किए, इसलिए आइडिया है, केवाला को यानी कि सेल डीड को, विक्रय पत्र को लोग सीधे बोल देते हैं रजिस्ट्री कर दिया। तो आपके कहने के हिसाब से जो हम समझ रहे हैं कि दादा ने अपने 3 लड़के को सेल डीड कर दिया, जो भी जमीन हो, और उसमें से मकान बनाने नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति है तो आपका क्या अधिकार है? ये पट्टा किसके नाम से था? रजिस्टर्ड पट्टा जिसके नाम था, अगर आपके दादा के नाम से था तो उनका चीज़ पक्का था, और फिर उन्होंने तीनों लड़कों को दे दिया, तो जितना जिस लड़के को दिया उतना उस लड़के का अधिकार है, तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको मिला है तो ठीक है, आप केस कर सकते हैं। अगर आपके पिता को मिला है तो आपके पिताजी केस करेंगे। तो ये आपका रिट फाइल करने के लिए व्हाट्सएप पर ही हम आपको जवाब दे चुके हैं। तो आपका 2 प्रश्न हो जाता है। पहला तो हो जाता है आपका मकान पर जो 75% कब्जा है, जिस पर उसका घर बना हुआ है, वो कब्जा बरकरार रखिए आप 100% पर। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो जो आदमी कब्जा किए हुए है उसके विरुद्ध आप थाना पुलिस की कार्रवाई कर सकते हैं, 144-45 कर सकते हैं। तो वो खुद जवाब देगा वहाँ पर कि हम किस आधार पर कब्जा किए हुए हैं। तो जैसा उसका जवाब आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई कीजिएगा। अगर उसके पास कोई वैध कागज नहीं है तो उसका अवैध कब्जा माना जाएगा, तब आप फिर टाइटल मुकदमा करके उसको भगा सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, एक लड़की स्टूडेंट है बेगूसराय से। इसमें प्रश्न तो किया था लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं कर सकी। उसका पहला कहना था कि लीज पर कोई वीडियो नहीं है, अब लीज पर कोई वीडियो बना दीजिए। जब हम उससे फ़ोन पर बातचीत किए, बाद में फ़ोन पर बातचीत हुई, तो बातचीत में
पता चला कि वो स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, लॉ की स्टूडेंट नहीं है। और चूंकि उसके भाई ने कोई ज़मीन लीज पर लिया था और भाई के लीज के संबंध में वो कुछ जानना चाहती थी और भाई को बताना चाहती थी, क्योंकि उसका भाई बाहर में रहता है और वो बेगूसराय में नहीं रहता। और लीज लिया गया था, रजिस्टर्ड लीज 50 साल के लिए, और 50 साल का लीज लिया गया वो प्रति ज़मीन। तो उसके भाई से फिर हमने बात किया, तो भाई के बातचीत से ही पता चला कि वो स्कूल चलाने के लिए लीज लिया था, लेकिन स्कूल का कुछ बनावट नहीं कर सका, और जो आदमी लीज दिया वो कब्जा उसको नहीं दे सका, लेकिन ये किराया भी देते जा रहा था। इधर 2 वर्षों से किराया नहीं दिया है, और जब वो मांगता है कि हमको कब्जा दीजिए तो अभी टाल बटाल कर रहा है, और 2 साल से किराया नहीं दिया है, तो इससे इसको घबराहट है कि क्या होगा। तो इस बात का तो पूरा जवाब हम फ़ोन पर बता चुके हैं। जो गर्ल स्टूडेंट है वो भी शायद वहाँ पर थी तो सुन रही होगी, या उसके भाई सबको पूरा बता दिए हैं। तो वो शायद उनका भाई जो है सिलीगुड़ी में रहता है, तो वो बोला कि हम सिलीगुड़ी से आएंगे तब आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपको फिर से हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि अगर आप उस ज़मीन को 50 साल के रजिस्टर्ड लीज पर है, तो आपका रजिस्टर्ड लीज जब तक कैंसिल नहीं होता है तो आपको कब्जा लेने का अधिकार है। अगर वो कब्जा नहीं देता है तो आप कोर्ट के आदेश से कब्जा ले सकते हैं, या स्थानीय पुलिस के मदद से भी आप कब्जा ले सकते हैं, बिना कोर्ट गए हुए अपना लीज दिखा करके। और ये देखिए कि आपको रोकने के लिए कौन आता है। अगर कोई रोकने के लिए आएगा तब आप पुलिस का मदद दीजिएगा, उस समय आपको डीड के आधार पर पुलिस आपको मदद करेगी कब्जा लेने में। अगर उसमें दिक्कत होगा तो आपको कोर्ट में केस करना होगा, केस करके कब्जा लेना। अब रही बात किराया नहीं दिए हैं, तो आप किराया नहीं दिए हैं तो आप किराया मनी ऑर्डर से भेज दे सकते हैं उसको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और किराया नहीं दिए हैं तो वो मकान मालिक जो है, ज़मीन का मालिक, वो खुद आपको नोटिस देगा कि आपके यहाँ किराया बाकी है, और जब नोटिस देगा तो उसका किराया पेमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि वो लीज डीड तो हम पढ़े नहीं हैं और डिटेल आप बताए नहीं हैं, लीज डीड में ऐसा कोई क्लाउज है कि कितना दिन तक किराया नहीं देंगे तो आपका लीज हम कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो तो अपना स्थानीय अधिवक्ता जो बेगूसराय में है उनसे लीज डीड अच्छी तरह से पढ़वा लीजिए, पढ़वा के उनके राय से किराए के बारे में बात कीजिए। अगर कुछ किराया नहीं देने पर कोई पेनल प्रोविज़न होगा लीज में, तो जो ज़मीन मालिक है वो आपको उस प्रकार से लीगल नोटिस देगा, वकील के थ्रू नोटिस देगा और आप पर कार्रवाई करेगा। या तो किराया वसूली के लिए कर सकता है, या आपको कह सकता है कि आपका हम लीज को कैंसिल कर दें। तो वो अगर नोटिस देगा तो उसको अच्छे से आपको जवाब देना होगा। पहले आपको ये अपना रखना होगा, निश्चित करना होगा कि हमको ज़मीन रखने में लाभ है कि छोड़ देने में लाभ है। तो चूंकि आपने कुछ किराया दे दिया, 2 साल 3 साल का किराया दे दिया और ज़मीन पर कोई काम नहीं लिया, तो आपका तो पैसा बेकार हो गया। तो आप उस रुपया के लिए भी दावा कर सकते हैं कि आप हमको कब्जा नहीं दिए, हम बार बार आग्रह किए तो आप हमको कब्जा नहीं दिए, तो कब्जा नहीं दिए तो इतना हमको क्षति हुआ, और आप इसके अलावे भी क्षति का आप मुकदमा कर सकते हैं। तो जितना किराया दिए हैं वो किराया वापसी का प्लस जो क्षति हुआ उसका भी आप पर मुकदमा कर सकते हैं, वो मनी सूट होगा। अगर आपको मुकदमा करने में सहूलियत हो तो कर सकते हैं। उसके बाद संजय कुमार झा दरभंगा से हैं, इन्होंने कई प्रश्न पूछा है और फ़ोन से भी बात किया है, तो वो फ़ोन पर इनको जवाब दे चुके हैं। तो इसलिए अब व्हाट्सएप पर जो प्रश्न था और उसके उसी प्रश्न के आलोक में उन्होंने फिर फ़ोन पर डायरेक्ट हमसे बात किया। आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग व्हाट्सएप पर ही पूछते हैं और फिर फ़ोन से बात कर लेते हैं। ये भी हम चूँकि बहुत लिबरली लेते हैं और बहुत लोग को जवाब देते हैं, लेकिन उसमें भी परेशानी होती है। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बार फ़ोन पर बात करते हैं तो क्लियर ढंग से बात नहीं कर पाते, वो क्या कहना चाहते हैं उसको ठीक से कह नहीं पाते, तो हमको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए जवाब देने में भी हो सकता है गलती हो जाए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो लिख सकते हैं अच्छी तरह से लिख दें, साफ टाइप करके, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई छोटा प्रश्न हो तो फ़ोन पर आप समय ले करके व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं कि किस समय कॉल करें, और कॉल करके उसी समय में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो हम तत्काल उसका जवाब देंगे। उसके बाद का प्रश्न है रविशंकर मनेर का। इनका मनेर का, इन्होंने एक अखबार में
सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकला है नंद कुमार वाई का, वो मसूमात का ज़मीन है और उस पर कब्जा है कि नहीं है, उसका राइट क्या होगा, इस पर वो फैसला आया है। इनका भी कोई केस है चल रहा है, उसके बारे में पूछते हैं कि मेरे केस में ही काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हर केस का अपना अलग अलग फैक्ट होता है। अगर उस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का पूरा पढ़िएगा तो आपके केस के फैक्ट से मिलेगा, तब वो आप पर लागू होगा। अगर आपके केस का फैक्ट और उस केस का फैक्ट अलग है तो लागू नहीं होगा। अब रही बात कानून की, वो कानून सिंपल है कि अगर कोई वीडो है और उसको वीडो का ज़मीन पर कब्जा है तो उसको कोई नहीं हटा सकता, उसका राइट उस पर पक्का होगा। लेकिन अगर कब्जा नहीं है तो उसका राइट नहीं होगा। इसलिए अगर उसका कोई पुत्र है या दत्तक पुत्र है उसको भी कब्जा नहीं होगा। इसी आधार पर नंद कुंवर बाई सुप्रीम कोर्ट में हार गई मुकदमा। तो वो आपके केस पर असर करता है कि नहीं करता है, आपके केस में कौन मसूमात है और मसूमात का कब्जा है कि नहीं। अगर कब्जा नहीं है तो बाद में वो दावी करे या उसका लड़का दावी करे तो दिक्कत होगा। तो ये देखना होगा कब्जा बरकरार रखने के लिए क्या क्या उपाय है, ये देखना होगा, ये करना होगा। और दूसरा आपने दूसरा प्रश्न किया है वो म्यूटेशन में आपने लिखित दिया, लिख करके पूछा है, लिखा हुआ है कि म्यूटेशन पिटिशन दिया, उसमें ऑब्जेक्शन दिया कि टाइटल सूट चल रहा है, तब म्यूटेशन पिटिशन रिजेक्ट हो गया। फिर DCLR के यहाँ अपील किया तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोई उपाय है कि नहीं, तो उसका उपाय यही है कि जब टाइटल सूट का फैसला हो जाएगा उसके बाद म्यूटेशन अपने आप हो जाएगा। या तो आप अगर DCLR के यहाँ केस है तो आप अभी पेंडिंग रखिए, या उसके यहाँ से फैसला आपके खिलाफ हो जाए तो आप अभी रिवीजन नहीं फाइल कीजिए कलेक्टर के यहाँ या एडिशनल कलेक्टर के यहाँ। जब टाइटल सूट का फैसला आ जाए तब आप उस समय फाइल कीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि कानून बन गया है कि कानून का पालन हो रहा है तो आपको उसका कानून के हिसाब से चलना होगा। आप एक कागज़ का फ़ोटोकॉपी भेजे हैं और कागज़ का फ़ोटोकॉपी भेजे हैं और उसमें पूछे हैं कि अगर इसी कागज़ का हमको सर्टिफाइड कॉपी लेना है तो हम क्या करें और क्या लिखेंगे RTI में, कौन सा नाम लिखेंगे। तो कागज़ का नाम तो ऊपर में लिखा हुआ है ही है, आप जो ऊपर में नाम लिखा हुआ उसी को लिखिए। हालांकि हमको पढ़ने में दिक्कत हुआ, पढ़ करके हम उसको नोट किए हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ओरिजिनल कागज़ आपके पास है तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो ऊपर में पहला लाइन में लिखा हुआ है भौतिक सत्यापन खेसरावार रकवा संबंधी प्रतिवेदन 8884, 8807, 8811 और नीचे लिखा हुआ है समर्पित म्यूटेशन केस नंबर दाखिल खारिज बात संख्या 8881, 8882 उमेश कुमार सिंह, ये उस कागज़ का नाम हुआ। तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा। यह उमेश कुमार सिंह का कोई म्यूटेशन का केस था, उसी केस में ये प्रतिवेदन दिया गया था कर्मचारी द्वारा। भौतिक सत्यापन खसरावार रकवा संबंधी प्रतिवेदन, यही नाम लिखने से और म्यूटेशन केस नंबर देने से या उमेश कुमार सिंह के म्यूटेशन केस में समर्पित, तो आपको इसका RTI में नकल मिल जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न है, वो नाम तो नहीं लिखते हैं लेकिन वो लिखते हैं हम आम नागरिक हैं और लिखते हैं कि हम बहुत कुछ आपका वीडियो बराबर सुनते हैं और बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत हमको ज्ञान हुआ है और प्रश्न हम जो कर रहे हैं उसमें कोई गलती होगी तो उसको क्षमा करेंगे। तो इनका पहला प्रश्न है, पहले रजिस्टर 2 बना कि फुल बिझारत हुआ। तो देखिए इसका जवाब ये है, और पुराना लेक्चर जो हम बताए हैं जमींदारी एवोल्यूशन का, मेरा वीडियो जब देखिएगा फिर से सब खोजिए। अब बराबर कहते हैं कि आप प्रश्न करते हैं तो कुछ पुराना वीडियो देखिए। जमींदारी उन्मूलन के बारे में लिखे हैं या BT एक्ट के बारे में लेक्चर में बोले हैं या लैंड डिफॉल्ट एक्ट के बारे में लेक्चर में बोले हैं, वो सब सुनिए तो सारा चीज़ इसमें पहले से बताया हुआ है। फिर भी आपके प्रश्न के संदर्भ में आज हम बता देते हैं। पहले फील्ड बुझारत हुआ, उसके बाद रजिस्टर 2 बना। अब कहिए कैसे हुआ? जब जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो जमींदारी उन्मूलन कब हुआ? जब बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में बना, उसी एक्ट के तहत जमींदारी का उन्मूलन हुआ। तो जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो सरकार के पास तो कोई रिकॉर्ड था नहीं, जमींदार के पास सारा रिकॉर्ड था।
रईतों का हिसाब किताब, उसका नाम पता, उसका ज़मीन का खाता खसरा, मालगुजारी कितना लगता था, किस ज़मीन क्या था, सब कागजात जमींदार के पास था। तो नियम ऐसा बना दिया गया, नियमावली लैंड रिफॉर्म्स रूल्स में, कि जमींदार को पूरा विवरण देना पड़ेगा सरकार के। क्यों देना पड़ेगा? अगर विवरण नहीं देंगे तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति, और जिस हिसाब से उनका आमदनी होगा उसी हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति राशि मिलेगा। और दूसरा बना दिया गया नियम कि अगर वो अपना रिटर्न नहीं देते हैं, विवरणी नहीं देते हैं, तो उन पर केस भी चल सकता है। इसलिए दोहरा मार हो गया, एक क्षतिपूर्ति रुक गया और क्रिमिनल केस होगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हर जमींदार ने दिया और बाध्य होकर के दिया। तो जब रिटर्न जमाबंदी उसी को बोलते हैं, या सीधे वेस्टिंग रिटर्न भी कहते हैं। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जमींदार ने अपने कब्जे में जितनी भी जमीन थी और उसके जमींदारी में जितनी भी जमीन थी, जितने रैयत थे, सब का विवरण उसको देना लाजमी था। उसका फॉर्म बना हुआ था, उसी हिसाब से बना करके उसको देना था। अब ये जब सरकार के पास आया तो सरकार ने अपना कार्यालय बनाया, तो अंचल कार्यालय बना। पहले उसका नाम था ब्लॉक, वहाँ का पदाधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, बीडीओ। तो पहले बीडीओ ही देखता था। तो बीडीओ के पास ऑफिस में वो रिटर्न जमाबंदी सब गया। जब रिटर्न जमाबंदी गया तो उसको वेरीफाई करने के लिए बीडीओ के नीचे रहता था इंस्पेक्टर और कर्मचारी। वो कर्मचारी लोग देखता था, या VLW वगैरह जो भी होते, विलेज लेवल वर्कर, वो लोग उसको देखते थे। और देखते थे तो उसके आधार पर उसको जांच करते थे कि जो जमींदार ने दिया है सही दिया है कि नहीं। मान लिए कि एक कोई गांव है, रामचंद्रपुर एक गांव है, उस गांव में जमींदार ने लिखा कि 10 रैयत है, और 10 रैयत का नाम लिखा और हर रैयत के कब्जा के ज़मीन के बारे में लिखा। तो वो गांव में जाता था कर्मचारी, वो रिटर्न जमाबंदी का कॉपी रखे रहता था अपने पास, वो ले करके जाता था, और जिस रैयत का नाम दिया हुआ वो रैयत से जाके मिलता था, उससे पूछता था और उसका वेरिफिकेशन करता था। यानी कि फील्ड पर जाके बूझना। तो फील्ड पर जाके बूझना, समझना, इंक्वायरी करना, उसी को बोला गया फील्ड बुझारत। वो प्रक्रिया जो जांच की थी जमीन पर जाके, फील्ड माने खेत पर जा करके, उसको कहा गया फील्ड बुझारत। तो पहले फील्ड बुझारत हुआ। फील्ड बुझारत में पाया गया कि हाँ ठीक है, इस रामचंद्रपुर गांव में जो जमींदार ने 10 रैयत का नाम दिया है, उस रैयत के नाम में जितना जमीन लिखा उस जमीन पर उस रैयत का कब्जा है। तब उसको वो आधार पर वो जमाबंदी कायम करता था कर्मचारी। तो जमाबंदी जो हुआ उसी को रजिस्टर 2 या पंजी 2 बोलते हैं। एक ही चीज़ है दोनों, एक रजिस्टर है और रजिस्टर में लिखा रहता था, और हर रैयत का एक पेज अलाउट होता था, वही उस रैयत का पेज नंबर जो हुआ वो जमाबंदी नंबर कहलाता था। तो पहले फील्ड बुझारत हुआ, और उसी के आधार पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद रजिस्टर 2 बना। ये आपका जवाब हो गया। दूसरा आपने लिखा है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है कि एक जो है कर्मचारी के द्वारा ऑफिस में बैठ करके बनाया गया पंजी 2 है, जो लैंड रिफॉर्म्स रूल्स के तहत प्रेस्क्राइब फॉर्म है, उसके तहत बनता है। फॉर्म बना हुआ, छपा हुआ, उसका कॉलम भरने का काम रहता था कर्मचारी का। तो वो भरने के लिए आधार क्या था? वो आधार था उसका रिटर्न जमाबंदी, और वो जो ज़मीन पर जाके फील्ड बुझारत किया। फील्ड बुझारत जब करता था तो कर्मचारी एक रजिस्टर पर नोट करता था, तो उसको फील्ड बुझारत रजिस्टर बोलते हैं। तो उसी को ले करके वो उसमें एंट्री कर देता था, क्योंकि ज़मीन पर जाके देखा और फिर ऑफिस में आया, 10 दिन 5 दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया, तो भुला जाएगा तो कुछ गलती भी हो जाएगी, इसीलिए वो रजिस्टर पर नोट किया रहता। तो वो अंतर है। वो फील्ड पर जाके कर्मचारी ने जो देखा और पाया उसको लिखा, वो फील्ड बुझारत है। और ये जो है रजिस्टर 2 रैयत के नाम से कायम किया हुआ रजिस्टर है, जिससे पता चलता है कि उस रैयत के पास कितनी ज़मीन है, उसका कितनी लगान लगती है, और उसका टोटल उसमें दिया हुआ है, ज़मीन का टोटल, रैयत का नाम और लगान दिया हुआ है। इसलिए दोनों 2 चीज़ है। फील्ड बुझारत में सिर्फ रैयत का नाम और प्लॉट नंबर रहता है और कुछ नहीं रहता है, और वो कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है, उसका कानून में कोई महत्व नहीं है। तो आपने
पूछा है कि कौन साल में हुआ, उस साल कहाँ से मिलेगा, अंचल से मिलेगा। हाँ, अंचल में जाने से मिल सकता है, लेकिन 50 के बाद जो भी फील्ड बुझारत हुआ है 50 से लेके 51, 52, 53 तक ही हुआ। अब कहीं इस पर निर्भर करता है, किसी जमींदार की जमींदारी 1950 में गई, किसी का 51 में, किसी का 52 में, किसी का 53 में, अंतिम में 56 में चला गया सभी जमींदार का। तो उस पर निर्भर करता है, जब जमींदारी गई यानी कि जमींदारी उन्मूलन का जो साल है उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद का साल होगा फील्ड बुझारत का, या पहला बार जो रजिस्टर 2 बना पंजीकृत उसका होगा, उसके आधार पर आप खोज सकते हैं। दूसरा आपने कहा है कि फील्ड बुझारत का वैल्यू क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो बता ही दिए, वो वेरीफाई करना कि जमींदार ने जो दिया था विवरणी वेस्टिंग रिटर्न में वो सही है कि नहीं, उसका सत्यापन करना, यही इसका उद्देश्य है, ताकि उसी के हिसाब से लगान निर्धारण हो सके, सरकार को लगान मिल सके और जमींदार को मुआवजा मिल सके, ये उसका उद्देश्य था। लेकिन वैल्यू फील्ड बुझारत का आज के तारीख में कुछ नहीं है, उसको हम किसी कोर्ट में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन चूंकि किसी एक्ट के तहत, किसी अधिनियम के तहत वो फील्ड बुझारत नहीं बना रजिस्टर, तो वो सब कर्मचारी अपने सुविधा अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार ये सब काम करता था, और उसका ड्यूटी लगाया गया था कि आपको ये जांच करना है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, एक्सिक्यूटिव डायरेक्शन में, कार्यपालक आदेश के तहत करता था, उसका कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, यानी कि किसी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया था जिसके तहत वो रजिस्टर बने, इसलिए उसका कोई खास महत्व नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है पवन वर्मा समस्तीपुर से। इनका कहना है कि 69-70 में गैरमजरूआ आम जमीन का पर्चा इनके बाबा के नाम से मिला, जिसका नक्शा भी बना है और खतियान भी है 25 डिसमिल का, लेकिन रसीद कटता है 7 कट्ठा 10 धूर का, जिस पर पक्का मकान हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 डिसमिल का बराबर होता है 7 कट्ठा 10 धूर, उसको इक्विवेलेंट है दोनों। तो जितना पर बंदोबस्ती हुआ उतना का नक्शा भी है, उतना का खतियान भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और मकान आपका पक्का बना हुआ, वो अच्छी बात है। तो आप लिखते हैं कि भविष्य में कोई कठिनाई होगी, कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, आपका पक्का है, किसी तरह के डरने की बात नहीं है। तो आपके प्रश्न का भी आंसर हो गया। इसके बाद का प्रश्न है, एक विक्रम कुमार हैं, ये रहते हैं सिक्किम में, और इनसे बात भी हुई है, और इनका प्रश्न है, पहला तो है कि लीज पर और पावर ऑफ अटॉर्नी पर कोई लेक्चर आपका नहीं है, और चाहते हैं कि उस पर कोई लेक्चर आए। और सवाल जो इन्होंने किया है, वो लिखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूरी है कि नहीं है। और दूसरा इन्होंने किया है कितने तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। तो पहला प्रश्न का जवाब सुन लीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री होगा और नहीं होगा, इसके लिए कानून बना हुआ है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारतीय निबंधन अधिनियम। उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ये हुआ जनरल लॉ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और वो व्यक्ति आपके तरफ से आपकी ज़मीन को बिक्री कर दे, तो बेचने के लिए अगर आप पावर देते हैं तो ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए रजिस्ट्री करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर दिया। उसी संशोधन के आधार पर आपको अगर बेचने का अधिकार देना है किसी पावर अटॉर्नी होल्डर को, तो वो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी हो। अगर बेचने के अलावा बाकी काम के लिए है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। आप नोटरी से नोटराइज भी करा सकते हैं, या बिना नोटरी के नोटराइज कराए हुए भी वो वैलिड है। यानी कि 3 तरह से पावर अटॉर्नी हो सकता है। एक सादा कागज पर होगा जिस पर कोई स्टाम्प वगैरह नहीं भी है तो भी वो वैलिड है, और एक नोटरी से अगर कराते हैं तो नोटराइज स्टैंप लगाया हुआ है तो भी वैलिड है। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्री का जो स्टैंप लगता है उस पर रजिस्टर्ड है तो भी वैलिड है।
लेकिन बाद में ये देखा गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टैंप लगता है अलग, स्टैंप का कानून अलग है स्टैंप ड्यूटी एक्ट में, और वो स्टैंप भी बढ़ गया है अब पावर ऑफ अटॉर्नी का, उसका काफ़ी दाम हो गया है। तो लोग पहले ऐसे कराने लगे, इसलिए अब उस पर 5,000 रुपया का स्टैंप लगा दिया गया। अगर आप स्टैंप वाला कराते हैं, सादा कराते हैं, तो आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर सादा कराना है तो 5,000 के स्टैंप पर पावर ऑफ अटॉर्नी कराना होगा। अगर नोटरी कराते हैं तो 5,000 के स्टैंप के बाद फिर नोटरी का स्टैंप उस पर लगाना होगा। अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो 5,000 के अलावे रजिस्ट्रेशन फीस लगाना होगा। तो ये हो गया। दूसरा, कितने तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी होता है? तो एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। माने किसी खास काम के लिए अगर पावर देते हैं तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, और जो काम उसमें लिखा रहेगा उसके अतिरिक्त वो अटॉर्नी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। और अगर जनरल में हर तरह का काम का पावर देते हैं तो हर तरह का काम कर सकता है। इसलिए 2 तरह का होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कुछ हमसे मिल करके राय विचार करना चाहते थे और उसके लिए टाइम ही मांगे थे, और हमने टाइम भी दिया था, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उनका कहना है कि एक लीज है जिसको वो टर्मिनेट करना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, ज़मीन को बेचना चाहते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। और फिर पूछते हैं कि 44-45 का केस हो सकता है कि नहीं, और पिता के बगैर हो सकता है कि नहीं। वो सब लीज उनके पिताजी का किया हुआ है, तो पिताजी का किया हुआ है, अगर पिताजी जीवित हैं तो उन्हीं को अधिकार है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। पिताजी अगर आपको पावर अटॉर्नी देते हैं तो आप उनके बिहाफ में कर सकते हैं, 44-45 भी कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर कोई ज़मीन लीज पर है और लीज रहते हुए अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। लीज रहते हुए ज़मीन आप बेच सकते हैं, बेचने में कोई रुकावट नहीं है। तब है कि जिस ज़मीन को आप बेचिएगा वो खरीदार को मालूम होना चाहिए कि लीज है, यानी कि लीज जो आपका किराएदार है या पट्टेदार है उस पर उसका कब्जा है। तो खरीदार भी अगर पसंद करेगा कि भाई ठीक है हमारा तो टाइटिल हो जाएगा, हम मालिक हो जाएंगे, लेकिन कब्जा में तो किराएदार के ही रहेगा, अगर इस बात की जानकारी उसको दे करके बेचते हैं तो वैलिड है, और खरीदार अगर लेता है तो वैलिड है, आप बेच सकते हैं। उसके लिए लीज को टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं, और लीज को टर्मिनेट करने का अलग कानून है। तो इसलिए अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी लेना होगा तो आप वहाँ पर स्थानीय वकील जो आपके नज़दीक में अवेलेबल हैं उनसे अपना लीज डीड दिखा करके और राय विचार कीजिएगा। अन्यथा आप हमसे समय मांगे हैं, हम आपको समय दिए हैं, बता चुके हैं। अब सब पेपर ले करके आप आइएगा तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान यहाँ निकाला जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है अमन कुमार, समस्तीपुर। इनका प्रश्न है कि हिस्सा ज़्यादा लिख दिए हैं और म्यूटेशन करा लिया है, तो उसका क्या रेमेडी है? यानी जो पटीदार हैं अपने हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन लिख दिया, म्यूटेशन करा दिए, तो म्यूटेशन ज़्यादा का हो गया है, तो म्यूटेशन का अपील आप कर सकते हैं। या अगर हिस्सा ज़्यादा लिख दिए हैं तो सेल लीज तोड़ाने के लिए जितना हिस्सा से ज़्यादा लिखे हैं वो नाजायज़ डिक्लेयर कराने के लिए आपको टाइटल मुकदमा करना पड़ेगा। यही रेमेडी है। आप जो रेमेडी पूछते हैं क्या करना है तो यही करना होगा। फिर वो आप पूछते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 22 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि हक सफ़ा जिसको कहते हैं। हक सफ़ा कई तरह का होता है और कई तरह का कानून है, लेकिन आपने स्पेसिफिक हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 22 में पूछा है, और इसलिए पूछा है कि चाचा ज़मीन बेच रहे हैं और बाहरी आदमी को बेच रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम ले लें, तो ये अधिकार आपको है। चाचा के ज़मीन बिक्री करने के पहले ही आप केस कर सकते हैं। तो केस होगा जो सिविल कोर्ट में होगा, जो आपका नज़दीकी सिविल कोर्ट है। ज़मीन का कितना कीमत है, अगर 1.5 लाख तक के ज़मीन का कीमत है तो उसका केस मुंसिफ के यहाँ होगा, 1.5 लाख से ज़्यादा का होगा तो सब जज कोर्ट में केस होगा। तो 2 तरह का केस होता है। अगर ज़मीन अभी बिक्री नहीं हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुआ है, केवाला नहीं लिखा गया है, बातचीत चल रहा है या लेन देन भी हो गया है या कब्जा भी दे दिया है और रजिस्ट्री अभी बाकी है, तो धारा 22 के अंतर्गत एक मिसलेनियस केस होगा। उसमें आपको कोर्ट फीस ज़्यादा नहीं लगेगा, टिकट का 5 रुपया टिकट का खर्चा लगेगा। आसान केस होगा, छोटा केस होगा, उसको मिसलेनियस मुकदमा बोलते हैं। विविध वाद,
और अगर रजिस्टर्ड डीड हो गया है, सेल डीड हो गया है, तब भी केस होगा, तब टाइटल मुकदमा होगा और वही सेक्शन 22 में ही होगा। तो आपको ज़मीन वापस मिल जाएगा। और जो खरीदार बाहर का आदमी खरीद लिया है, जो आपके परिवार का नहीं है, उसको कोर्ट से आदेश होगा कि पुनः आपको वो रजिस्ट्री कर ले और जितना पैसा वो दिया है उतना पैसा आपको कोर्ट में जमा करना होगा। उसके बाद आपके पास वो ज़मीन आ जाएगी। इसके तहत आप खेती का ज़मीन हो, किसी प्रकार का ज़मीन हो, सब पर मुकदमा कर सकते हैं, या मकान है तो मकान का भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार का। तो ये रहा आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।